सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अंजलि अरोड़ा के आपत्तिजनक एमएमएस ने तहलका मचा दिया है। एमएमएस देखकर हर कोई ये अनुमान लगा रहा है कि वीडियो में दिखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि लॉकअप फेम अंजलि अरोड़ा हैं। इस बात के सामने आते ही सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने अंजलि अरोड़ा को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि वीडियो में दिख रही लड़की अंजलि अरोड़ा ही हैं। यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब किसी अभिनेत्री का एमएमएस लीक हुआ हो। इससे पहले भी करीना कपूर खान से लेकर मल्लिका शेरावत तक कई अभिनेत्रियों के एमएमएस लीक हो चुके हैं। करीना कपूर और शाहिद कपूर कभी बॉलीवुड के सबसे फेमस कपल हुआ करते थे। दोनों का एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें दोनों लिप लॉक करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद दोनों चर्चा में आ गए थे। एमएमएस स्कैंडल में रिया सेन और अश्मित पटेल का नाम भी शामिल है। दोनों के प्राइवेट मूवमेंट का एक सेमी न्यूड वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। हालांकि दोनों ने इस वीडियो को बाद में फेक बताया था। मल्लिका शेरावत अपनी फिल्मों से ज़्यादा हॉट और बोल्ड सीन के कारण चर्चा में रहती हैं। उन्होंने फिल्म ख्वाहिश से लेकर मर्डर तक कई फिल्मों में बोल्ड सीन्स किए हैं। इतना ही नहीं, मल्लिका को एक बार एमएस स्कैंडल की वजह से काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ा था। टीवी पर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उतरी हंसिका मोटवानी भी एमएस स्कैंडल का शिकार हो चुकी हैं। दरअसल एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें बाथटब में नहाती युवती को हंसिका मोटवानी बताया गया था, लेकिन देर सवेर हंसिका ने इस वीडियो को फेक बता डाला। लेकिन इस फेक वीडियो से उन्हें चारों तरफ बहुत ही गलत नज़र से देखा जाने लगा था। टीवी एक्ट्रेस मोना सिंह का भी एक वीडियो वायरल हुआ था। 23 सेकंड का ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया था, लेकिन मोना ने इस पर साफ कहा था कि ये वीडियो उनका नहीं है। इस एक्ट्रेस वीना मलिक का अभिनेता रंजन वर्मा के साथ एक प्राइवेट वीडियो वायरल हो गया था जो काफ़ी लोगों ने देखा था। बता दें कि उस समय इस वीडियो की खूब चर्चा भी हुई थी। भोजपुरी एक्ट्रेस शिल्पी राज का भी एमएमएस काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें वो न्यूड नजर आ रही थी और अपने साथी के साथ संबंध बना रही थी। हालांकि एक्ट्रेस ने मीडिया के सामने आकर साफ ये कहा था कि इस वीडियो में दिखने वाली लड़की वो नहीं बल्कि कोई और है। अंगूरी भाभी और बिग बॉस जीतने वाली एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे का एमएमएस भी काफ़ी वायरल हो चुका है जिसमें वो एक लड़के के साथ नजर आ रही हैं। हालांकि शिल्पा शिंदे ने इस वीडियो में होने से साफ इनकार किया था। तो ये थी बॉलीवुड की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस जिनके एमएमएस काफ़ी वायरल हो चुके हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने और सक्सेस पाने के लिए स्टार्स किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, क्योंकि इस चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया में टिके रहना इतना आसान नहीं होता। इस चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे एक बेहद अंधेरी दुनिया है जिसके बारे में जानते तो सभी हैं, लेकिन उसे स्वीकार करने की हिम्मत कम ही लोगों में होती है। कई संघर्ष कर रही अभिनेत्रियों और मॉडल्स अरबपति बनने के चक्कर में मनोरंजन के पीछे इस अंधेरी दुनिया में फंसकर बदनाम हो चुकी हैं। कई मामले तो सरेआम उजागर हो चुके हैं और तो कुछ अभी तक सीक्रेट है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि वे कौन सी अभिनेत्रियां हैं जो अमीर बनने के चक्कर में देह व्यापार में लिप्त हुई। शर्लिन चोपड़ा बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेसेस में शुमार अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा का नाम भी सेक्स रैकेट से जुड़ चुका है। शर्लिन ने सोशल मीडिया पर खुद ही कबूल किया था कि वह वेश्यावृत्ति में शामिल हो रह चुकी हैं। हालांकि कुछ लोग इसे एक पब्लिसिटी स्टंट करार देते हैं। दूसरे नंबर पर जिस अभिनेत्री का नाम आता है उसका नाम है मिष्टी मुखर्जी। वर्ष 2014 में जब पुलिस ने अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी के घर छापा मारा था तब एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ था। सुनने में आया था कि अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी सेक्स रैकेट चला रही थी। रेड के दौरान उन्हें आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था। भुवनेश्वरी बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस भुवनेश्वरी का नाम भी सेक्स रैकेट से जुड़ चुका है। वर्ष 2009 में पहली बार भुवनेश्वरी का नाम सेक्स रैकेट में सामने आया। इसके लिए वो कई बार गिरफ्तार भी हो चुकी हैं। ऐश अंसारी साउथ की फेमस अभिनेत्री ऐश अंसारी को भी सेक्स रैकेट मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। वह बॉलीवुड फिल्म चलते चलते और ओम शांति ओम में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए पहचानी जाती हैं। ऐश अंसारी को भी सेक्स रैकेट में रंगे हाथों पकड़ा गया था। नवंबर 2015 में उन्हें जोधपुर के एक होटल में 3 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ये मामला कितना सच और कितना झूठ हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। किनेरा 5वें नंबर पर जिस अभिनेत्री का नाम है उसका नाम है किनेरा। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस किनेरा पर सेक्स ब्रोकर होने का आरोप लग चुका है। हमने ये तो बस कुछ ही एक्ट्रेसेस के नाम बताए, बल्कि कई और अभिनेत्रियां भी इस धंधे में लिप्त हैं जो जल्दी अमीर बनने या फिर मजबूरी में देह व्यापार के दलदल में फंस चुकी हैं। तो ये थी वो 5 एक्ट्रेसेस जो देह व्यापार में लिप्त पाई गई हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को बॉलीवुड फिल्में अपने एक्शन और रोमांस के लिए ही जानी जाती हैं। ऐसे में बोल्डनेस का तड़का उन्हें रफ्तार देने का काम करता है। दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए एक्ट्रेसेस को कई बार बोल्ड सीन्स भी देने पड़ते हैं, मगर कई बार रोमांटिक सीन शूट करते समय उन पर एक्टर हावी हो जाते हैं और कई बार इतने बहक जाते हैं कि वो सीन के बारे में भूल जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही सुपरस्टार्स के बारे में बताएंगे जो रोमांटिक सीन शूट करते समय बहक गए थे। गुजरे जमाने के मशहूर एक्टर दिलीप ताहिल को जयाप्रदा के साथ एक इंटीमेट सीन शूट करना था। सीन करते समय दिलीप इतना ज़्यादा बेकाबू हो गए थे कि उन्होंने जयाप्रदा को कसकर पकड़ लिया था। जया ने खुद को छुड़ाने का सभी प्रयास किया, मगर जब कामयाब ना हो पाई तो उन्होंने दिलीप को जोरदार थप्पड़ मार दिया था। फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना के बीच एक रोमांटिक सीन शूट होना था।
उस दौरान वे एक दूसरे में इतना ज़्यादा खो गए थे कि उन्हें सीन कट होने का भी ध्यान नहीं रहा। हालांकि आज भी माधुरी जब भी उस सीन के बारे में याद करती हैं तो उन्हें पछतावा होता है। 90 के दशक की एक फिल्म में रंजीत विलन का किरदार निभा रहे थे। मूवी के सीन के दौरान रंजीत को माधुरी दीक्षित के साथ जबरदस्ती करनी थी। सीन शूट करते समय रंजीत इतना ज़्यादा खो गए थे कि वे अपनी हदें भूल गए थे। इस दौरान माधुरी सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसके बाद जेंटलमैन मूवी में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन फर्नांडिस को एक किसिंग सीन शूट करना था। इस दौरान सिद्धार्थ सीन में ऐसा खो गए थे कि उन्हें डायरेक्टर का कट बोलना भी सुनाई नहीं दिया। बॉलीवुड के डैशिंग हीरो रणबीर कपूर भी एक सीन की शूटिंग के दौरान बहक गए थे। उन्हें मूवी की एक्ट्रेस एवलिन शर्मा की थाइस पर हाथ रखना था। सीन शूट करते समय रणबीर एक्ट्रेस की जांघों पर बार बार हाथ रख रहे थे। इस दौरान उन्हें डायरेक्टर का कट भी सुनाई नहीं दिया। किन्नर का नाम आते ही आंखों के सामने एक अलग ही चेहरा आ जाता है। किन्नर एक ऐसी प्रजाति है जो कि ना महिलाओं में आती है और ना ही पुरुषों में। यह एक ऐसी प्रजाति है जिनकी जिंदगी में ना ही शादी होती है और ना ही प्रेम। सदियों से किन्नर हमारे बीच रहते आए हैं, लेकिन समाज में उन्हें जो दर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। हालांकि विदेश में किन्नर यानी कि ट्रांसजेंडर को आज समाज का हिस्सा मानकर पूरी आज़ादी दी गई है। वहाँ इंसान उन्हें टेढ़ी नज़रों से नहीं देखता और किन्नर खुलकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। आज हम आपको ऐसे ही किन्नरों के बारे में बताना चाहेंगे जिनकी खूबसूरती पर दुनिया भर के लोग फिदा हैं। थलीता जामरिली। थलीता 24 साल की मॉडल और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की छात्रा हैं। ये ब्राज़ील की रहने वाली हैं। बता दें कि थलीता पहले लड़का थी। इन्होंने अपनी सर्जरी साओ पोलो में करवाई। थलीता जामरिली की खूबसूरती देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि ये किन्नर हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो खूबसूरत किन्नर है उसका नाम है कारमेन। कारमेन एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकन रियलिटी टीवी हस्ती और कलाकार हैं। वह पहले से ही फैशन की दुनिया में अपनी जगह बना चुकी हैं। आज लोग उन्हें किन्नर की नज़रों से नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की के रूप में जानते हैं और उनसे मिलने की कोशिशें करते हैं। बता दें कि कारमेन ने खुद ही मीडिया के सामने ये स्वीकार किया था कि वे एक ट्रांसजेंडर है और वे मानती हैं कि इस बात को बताने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। विशेष हुईरेम। विशेष मणिपुर की रहने वाली हैं। यह इतनी खूबसूरत है कि इनके आगे महिलाओं की खूबसूरती भी फीकी पड़ जाती है। अपनी इसी खूबसूरती की वजह से विशेष ने थाईलैंड में हुए मिस इंटरनेशनल क्वीन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा भी लिया था। बता दें कि पिछले दिनों विशेष मणिपुर के विकास और पंचायती राज मंत्री के साथ विवादों के चलते भी चर्चा में रही हैं। एमेलिया एक मॉडल हैं और मूल रूप से ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं। ये इस समय टोरंटो में रहती हैं। इन्होंने ग्लैमर की दुनिया में कदम यह सोचकर रखा था कि वो इस दुनिया में कुछ कर सकती हैं और इसके लिए इन्होंने अपने शरीर में बदलाव के लिए हार्मोन्स का इस्तेमाल किया था। मॉडलिंग की दुनिया में एक चर्चित हस्ती के बनने के बाद एमेलिया ने खुद दुनिया को बताया कि वो एक ट्रांसजेंडर हैं। जेना तालकोवा। जेना एक कैनेडियन मॉडल और टीवी की हस्ती हैं। 2012 में मीडिया का ध्यान इनकी तरफ तब आकर्षित हुआ जब इन्होंने ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए कई कार्य किए और मिस यूनिवर्स कनाडा की प्रतिस्पर्धा में शामिल हुई और सफलतापूर्वक जीत भी हासिल की। बता दें कि आज जेना तालकोवा के साथ फोटोशूट के लिए बड़े बड़े ब्रांड भी उनसे संपर्क करते हैं। तो ये थे दुनिया के वो 5 खूबसूरत किन्नर जिनकी खूबसूरती देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल। आपने अपने आसपास कई किन्नर देखे होंगे, कहीं ट्रेनों पर तो कहीं सड़कों पर ही गाते बजाते और मांगते हुए दिख जाते हैं। किन्नरों को कोई नौकरी नहीं देता है, इस कारण से ये अधिकतर मांग कर ही गुजारा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि किन्नरों की बद्दुआ कभी भी नहीं लेनी चाहिए वरना वो सच हो जाती है। किन्नरों में आधे गुण पुरुषों के और आधे गुण स्त्रियों के पाए जाते हैं जो समाज से इनको अलग रखते हैं। आपके दिमाग में एक बात जरूर आती होगी कि आखिर किन्नर पैदा कैसे होते हैं। मेडिकल साइंस की माने तो महिला जब गर्भवती होती है तो 3 माह के बाद बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। इस बीच अगर माँ को कोई बीमारी या समस्या हो जाती है तो गर्भ में हार्मोन्स की समस्या से बच्चे के अंदर महिला और पुरुषों के दोनों के ऑर्गन्स आ जाते हैं। इस वजह से किन्नर का जन्म हो सकता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान अगर माँ कोई दवा खा ले और नुकसान कर जाए तो भी बच्चा किन्नर हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी के समय माँ की तबीयत खराब हो जाए या उसको तेज बुखार आ जाए और वो दवा का हैवी डोज ले ले तो भी बच्चा किन्नर पैदा हो सकता है। इसके अलावा यदि महिला गर्भावस्था के 3 महीने के अंदर किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए तो उस स्थिति में भी बच्चे एक किन्नर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और कारण है जिसकी वजह से बच्चे किन्नर पैदा होते हैं। अगर कोई महिला गर्भ धारण करने के बाद बिना किसी डॉक्टर की सलाह के गर्भपात करने की दवा खाती है तो ऐसे मौके पर भी बच्चे एक किन्नर बनने की संभावना बढ़ जाती है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, किन्नरों के जननांग जो होते हैं वो जन्म से लेकर उनके मरते तक एक जैसे ही रहते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। तो ये थी किन्नरों से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। दोस्तों, अगर आप उल्लू ऐप के फैन हैं और उल्लू ऐप की फेमस हॉट वेब सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम आपको उल्लू ऐप की हॉटेस्ट वेब सीरीज के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
चरम सुख वेब सीरीज। चरम सुख हुल्लू ऐप की सबसे हॉट वेब सीरीज में से एक है। इस वेब सीरीज में आपको बहुत सारे हॉट सीन्स देखने को मिलेंगे। इस वेब सीरीज में अब तक 10 से ज़्यादा एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। इनमें से चरम सुख जाने अनजाने में और चरम सुख पलंग तोड़ने तो व्यूज़ के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। ये उल्लू की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली कुछ वेब सीरीजों में से एक है। कविता भाभी दूसरे नंबर पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है कविता भाभी। इस वेब सीरीज की कहानी एक कविता नाम की भाभी के अराउंड घूमती है, जो अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में लोगों को बताती है। इसके अब तक 6 से ज़्यादा पार्ट रिलीज हो चुके हैं। इन सब में काफ़ी हॉट सीन्स हैं जो आपको देखने में अच्छे लगेंगे। तीसरे नंबर पे जो वेब सीरीज है उसका नाम है हलाला। अगर आप बोल्ड कंटेंट के साथ साथ अच्छा कंटेंट भी देखना चाहते हैं तो आपको हलाला वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। इस वेब सीरीज में आपको बोल्ड सीन के साथ अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेगी। कहानी एक मुस्लिम लड़की के अराउंड घूमती है, जिसे उसका पति 3 तलाक दे देता है और उसे हलाला प्रथा से गुजरना पड़ता है। इस वेब सीरीज में भी काफी बोल्ड सीन्स हैं। चौथे नंबर पे जो वेब सीरीज है उसका नाम है प्रभा की डायरी। ये भी उल्लू की एक हॉट वेब सीरीज है जिसकी कहानी एक हाउसवाइफ के बारे में है जो अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को अपनी डायरी में लिखती है। इसमें भी आपको काफी बोल्ड सीन्स देखने को मिलेंगे। पांचवें नंबर पे जो वेब सीरीज है उसका नाम है रीति रिवाज। रीति रिवाज भी उल्लू की एक हॉट वेब सीरीज है जिसमें आपको रूरल इंडिया की काफी हॉट कहानियां देखने को मिलेंगी। रीति रिवाज पिंजरा और रीति रिवाज वाटर वाइफ्स 2 एपिसोड हैं इस वेब सीरीज के, जिसमें काफ़ी बोल्ड सीन्स देखने को आपको मिलेंगे। तो अगर आप कुछ बोल्ड कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप इन दोनों वेब सीरीजों को देख सकते हैं। तो ये थी उल्लू की 5 ऐसी बोल्ड वेब सीरीज जो आप देख सकते हैं अगर आप बोल्ड कंटेंट देखना चाहते हैं। तो अगर आप बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनाई गई हैं जिन्हें हम परिवार के साथ में बैठकर बिल्कुल भी नहीं देख सकते, क्योंकि इन फिल्मों में सेक्स और अतरंग सीन्स की भरमार है। इन फिल्मों में आपको हर पल किसिंग सीन्स, बोल्डनेस और एडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे। इसलिए इन फिल्मों को आप अकेले में ही देखिए। तो चलिए आज हम आपको ऐसी 10 फिल्मों के बारे में बताते हैं जिन्हें आप अकेले में ही सिर्फ देख सकते हैं। पहले स्थान पर जिस फिल्म का नाम आता है उसका नाम है आस्था इन द प्रिजन ऑफ स्प्रिंग। आस्था इन द प्रिजन ऑफ स्प्रिंग 1997 में रिलीज हुई एक इरोटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया था। फिल्म में ओमपुरी और रेखा ने मुख्य किरदारों को निभाया है। फिल्म बेहद ही अडल्ट सीन्स को लेकर दर्शकों के सामने आई थी। यह बॉलीवुड की बोल्ड फिल्मों में पहले स्थान पर है। इस फिल्म में रेखा ने एक महिला का किरदार निभाया था जो गरीबी के कारण वेश्यावृत्ति करने लगती है। इस फिल्म में आपको रेखा के कई बोल्ड सीन देखने को मिलेंगे। दूसरे स्थान पर जिस फिल्म का नाम आता है उसका नाम है उत्सव। इस फिल्म में भी आपको रेखा ही मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। उत्सव बॉलीवुड की एक इरोटिक फिल्म है जिसका निर्देशन गिरीश कर्नाड ने किया था। फिल्म में शशि कपूर और रेखा मुख्य किरदार में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में अमजद खान, अनुपम खेर, नीना गुप्ता और सतीश कौशिक भी नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी भी वैश्यावृत्ति को लेकर बनाई गई थी, जिसमें वसंत सेना रेखा की एक ब्राह्मण शेखर सुमन से मुलाकात को फिल्म में दिखाया गया है। तीसरे नंबर पे जो फिल्म है उसका नाम है मर्डर टू। मर्डर टू एक साइकोलॉजिकल हॉरर ड्रामा है जिसका निर्देशन मोहित सूरी ने किया था। फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस और इमरान हाशमी के बीच काफ़ी हॉट सीन्स देखने को मिले थे। ये फिल्म भी अगर आप कोई बोल्ड फिल्म देखने चाहते हैं तो आप ये फिल्म भी देख सकते हैं। चौथे नंबर पे जो फिल्म है उसका नाम है बी ए पास। बी ए पास साल 2013 में आई एक फिल्म है जिसका निर्देशन अजय बहल और निर्माण नरेंद्र सिंह ने किया था। फिल्म में शिल्पा शुक्ला, शादाब कमल, राजेश शर्मा, दिव्येंदु भट्टाचार्य मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म सिनेमाघर में 12 जुलाई 2013 को रिलीज हुई थी। यह एक अडल्ट फिल्म है जिसमें एक लड़का अपनी हफ्सी मकान मालकिन को खुश करने के लिए उसके साथ सेक्स करता है। इस फिल्म में काफ़ी बोल्ड सीन्स नजर आए थे। इसके बाद पांचवें नंबर पे जो फिल्म है उसका नाम है रागनी एमएमएस टू। रागनी एमएमएस टू 2014 में रिलीज हुई एक इरोटिक हॉरर फिल्म है। फिल्म में सनी लियोन, साहिल प्रेम, अनीता हंसनदानी, करणवीर मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म में आपको सनी लियोनी के सेक्सी अवतार के साथ ही बेहद डरावना लुक भी नजर आता है। इसके बाद 6वें नंबर पे जो फिल्म है उसका नाम है हेट स्टोरी। हेट स्टोरी साल 2012 में रिलीज हुई एक इरोटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसका निर्देशन विवेक अग्निहोत्री और निर्माण विक्रम भट्ट द्वारा किया गया था। फिल्म में निखिल द्विवेदी, गुलशन दवैया, पाउली डैम मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म को बॉलीवुड की बेहद बोल्ड फिल्मों में रखा जाता है। इसके बाद जो अगली फिल्म है उसका नाम है जिस्म टू। जिस फिल्म में सनी लियोनी हो और वह फिल्म सेक्सी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। 2012 में आई जिस्म टू भी बोल्ड फिल्मों की लिस्ट में अपनी अलग जगह रखती है। इस फिल्म में सनी लियोनी और रणदीप हुड्डा के बीच में काफ़ी हॉट सीन्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप कोई हॉट फिल्म देखना चाहते हैं तो आप ये फिल्म भी देख सकते हैं। इसके बाद जो अगली फिल्म है उसका नाम है गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड वर्ष 2004 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन करण राजदान ने किया था। फिल्म में मुख्य भूमिका में ईशा कोप्पिकर, अमृता अरोड़ा, आशीष चौधरी, सुमित निझवान आदि नजर आए थे। इस फिल्म ने बोल्डनेस की परिभाषा ही बदल कर रख दी। इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्म है उसका नाम है जूली।
जूली 2004 में रिलीज हुई एक इरोटिक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन दीपक शिवदसानी ने किया था। फिल्म में पूर्व मिस इंडिया नेहा धूपिया, प्रियांशु चटर्जी, यश टोंग, संजय कपूर, अंचित कौर मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म में नेहा को लड़कों के द्वारा बार बार यूज करने की कहानी को दिखाया गया है जो उनका शारीरिक शोषण करते हैं। इस फिल्म में भी आपको काफी हॉट सीन्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो अगली फिल्म है उसका नाम है हेट स्टोरी 4। हेट स्टोरी 4 हेट स्टोरी संस्करण का चौथा भाग है जिसका निर्देशन विशाल पांड्या ने किया था। फिल्म में उर्वशी रौतेला, करण वाही, विवान भटेना और इहाना ढिल्लन मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। हेट स्टोरी 4 राजनीतिक उथल पुथल, लालच, वासना और उत्साह की कहानी है। इस फिल्म में भी आपको काफी हॉट सीन्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो अगली फिल्म है उसका नाम है जूली 2। जूली 2 एक बॉलीवुड इरोटिक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में दक्षिण भारतीय एक्ट्रेस राय लक्ष्मी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। फिल्म की कहानी एक लड़की की रातों रात स्टार बनने की कहानी को दिखाया गया है। साथ ही फिल्मी दुनिया में होने वाले कास्टिंग काउच पर भी प्रकाश डाला गया है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि कैसे फिल्मों में काम करने के लिए लड़कियों का यौन शोषण किया जाता है। इसके बाद जो अगली फिल्म है उसका नाम है हवस। हवस वर्ष 2004 में रिलीज हुई एक इरोटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसका निर्देशन करण राजदान ने किया था। फिल्म में मेघना नायडू, शावर अली, तरुण अरोड़ा मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे कि फिल्म में कितनी हवस देखने को आपको मिलेगी। तो ये थी वो बॉलीवुड की 10 फिल्में जो आप अगर कोई हॉट फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इन फिल्मों को देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ओटीटी के आर्ट बालाजी प्लेटफॉर्म पर कई वेब सीरीज हैं जिन्हें लोगों ने खूब देखा और पसंद भी किया। इस प्लेटफॉर्म पर कुछ अडल्ट वेब सीरीज हैं जिनमें बोल्ड कंटेंट की भरमार है। आइए डालते हैं एक नज़र ऑल्ट बालाजी की 7 बोल्ड वेब सीरीज पर। ट्रिपल एक्स अनसेंसर्ड। पहले नंबर पर जो वेब सीरीज है वो है केन घोष डायरेक्टेड ट्रिपल एक्स अनसेंसर्ड, जिसने अपने हॉट सीन्स की वजह से ओटीटी स्पेस में तहलका मचा दिया था। इस वेब सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं जिनमें बोल्ड सीन्स की भरमार है। तो अगर आप एक बोल्ड वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो ये वेब सीरीज ऑल्ट बालाजी पर उपलब्ध है। अपहरण। अगर आप एक बोल्ड वेब सीरीज विद गुड कंटेंट देखना चाहते हैं तो ये वेब सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। इस वेब सीरीज की स्टोरी एक पुलिस इंस्पेक्टर रुद्रा श्रीवास्तव के इर्द गिर्द घूमती है जो एक अनुषा नाम की लड़की को उसके माँ के कहने पर किडनैप कर लेता है। पर इसके बाद जो कुछ होता है वो देखने लायक है। इस वेब सीरीज में काफ़ी इंटीमेट सीन्स हैं और अच्छी स्टोरी भी जो आपको इस वेब सीरीज के साथ अंत तक बांधे रखेगी। तो आपको ये वेब सीरीज बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है देव डीडी, जो कि आप देवदास का मॉडर्न वर्जन भी कह सकते हैं। इसमें देवदास का किरदार एक लड़की निभाती हुई दिखती है। कहानी घूमती है देविका नाम की एक लड़की की जो कि काफ़ी खुले मिजाज की है और अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर जीना चाहती है। इस वेब सीरीज में देविका की लव लाइफ दिखाई गई है जिसमें आपको काफ़ी हॉट सीन्स देखने को मिलेंगे। चौथे नंबर पे जो वेब सीरीज है उसका नाम है गंदी बात। ये ऑल्ट बालाजी की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वेब सीरीज की वजह से ही ऑल्ट बालाजी इतना पॉपुलर हुआ है। इस वेब सीरीज में काफ़ी बोल्ड सीन्स हैं। आपको इस वेब सीरीज में छोटे शहरों और गाँवों की कहानियाँ देखने को मिलेंगी विद अ लॉट ऑफ बोल्ड सीन्स। इसके अब तक 6 सीजन आ चुके हैं और सभी एक से बढ़कर एक है। तो आपको ये वेब सीरीज बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। इसके बाद 5वें नंबर पे जो वेब सीरीज है उसका नाम है बेकाबू। रिया बनर्जी और राजीव सिद्धार्थ स्टारर वेब सीरीज बेकाबू के 2 सीजन रिलीज हुए हैं। दोनों में भी बोल्ड सीन्स की भरमार है। इसके बाद 6वें नंबर पे जो वेब सीरीज है उसका नाम है क्राइम एंड कन्फेशन। क्राइम एंड कन्फेशन में प्यार, लालच और नफरत के पहलुओं को दिखाया गया है। इस वेब सीरीज में भी काफ़ी बोल्ड कंटेंट और सीन्स देखने को आपको मिलेंगे। 7वें नंबर पे जो वेब सीरीज है उसका नाम है वर्जिन भास्कर। वर्जिन भास्कर के दोनों सीजन्स में काफ़ी बोल्ड सीन्स दिखाए गए हैं। इस वेब सीरीज की कहानी घूमती है एक इरोटिक नॉवल लिखने वाले राइटर भास्कर के इर्द गिर्द, जो कि रियल लाइफ में वर्जिन है और वो अपनी वर्जिनिटी तोड़ना चाहता है। इस वेब सीरीज में अच्छी कॉमेडी के साथ काफ़ी बोल्ड सीन्स एंड डायलॉग्स हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो ये थी आर्ट बालाजी की कुछ ऐसी वेब सीरीज जिसमें बोल्ड सीन्स की भरमार है। तो अगर आप कुछ बोल्ड वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो आप ये वेब सीरीज देख सकते हैं। अगर आपको शादी के बाद लड़कियों के हिप्स में बदलाव आने लगते हैं, लेकिन ये बदलाव उनके अंदर किस वजह से आते हैं इसका जवाब तलाशने के लिए हाल ही में एक सर्वे किया गया था और इस सर्वे में महिलाओं के हिप्स को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। दरअसल इस सर्वे में 18 से लेकर 26 साल तक की करीब 148 महिलाओं को शामिल किया गया था। इस सर्वे में शामिल लड़कियों और महिलाओं के हिप्स के साथ साथ उनकी कमर के सबसे पतले हिस्से को भी मापा गया, जिससे महिलाओं के हिप्स को लेकर उठने वाले कई सवालों के जवाब एक साथ मिल गए। इस सर्वे में शामिल लड़कियों और महिलाओं के हिप्स और कमर को नापने के बाद ये नतीजा सामने आया कि जिन महिलाओं या लड़कियों ने
एक से अधिक बार वन नाइट स्टैंड किया था, उनके हिप्स आम लड़कियों या महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा बड़े थे। इसके अलावा इस सर्वे में यह भी खुलासा किया गया कि जिन महिलाओं या लड़कियों के सेक्सुअल पार्टनर अक्सर बदलते रहते हैं, उनके हिप्स दूसरी महिलाओं के मुकाबले करीब 0.8 इंच ज़्यादा बड़े आकार के पाए गए। इतना ही नहीं, इस सर्वे में यह भी बताया गया कि जिन महिलाओं के हिप्स बड़े होते हैं उन्हें एक फ़ायदा भी होता है, और वो ये कि बड़े हिप्स वाली महिलाओं को बच्चा पैदा करते वक्त ज़्यादा दर्द नहीं झेलना पड़ता और वो आराम से बच्चे को जन्म दे पाती हैं, जबकि छोटे हिप्स वाली महिलाओं को डिलीवरी के समय असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। खैर, इस सर्वे में तो महिलाओं के हिप्स बड़े होने के पीछे कई कारण बताए गए हैं, लेकिन शादी के बाद महिलाओं के हिप्स बढ़ने का सबसे बड़ा कारण शारीरिक संबंध बनाना होता है। जी हाँ, शादी के बाद जब महिलाएं अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं तो उनके हार्मोन्स में काफ़ी बदलाव आते हैं, जिसका असर उनके अंगों पर दिखने लगता है। लेकिन बात करें उनके हिप्स की, तो शारीरिक संबंध बनाने के बाद उनके हिप्स अपने सामान्य आकार से बढ़कर धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। गौरतलब है कि शादी के बाद नियमित रूप से शारीरिक संबंध बनाने के चलते लड़कियों के अंगों में परिवर्तन आने लगता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर महिलाओं के हिप्स पर देखने को मिलता है, क्योंकि वो अपने सामान्य आकार से बड़े हो जाते हैं। तो ये थी कुछ वजहें जिस वजह से महिलाओं के हिप्स शादी के बाद बड़े हो जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे उल्लू ऐप की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज चरम सुख जाने अनजाने में पार्ट 1 के बारे में। इस वेब सीरीज की कहानी घूमती है चांदनी और रवि नाम के एक यंग कपल के अराउंड, जिनकी अभी अभी न्यू मैरिज हुई है और वो शहर में अकेले रहते हैं, जहां उन दोनों के बीच में काफ़ी हॉट सीन्स को दिखाया गया है। हालांकि एक दिन ऑफिस में लेट पहुंचने की वजह से बॉस रवि को काफ़ी डांट लगाते हैं और उसका तबादला किसी दूसरी सिटी में कर देता है, जहां वो सिर्फ एक आदमी के रहने की व्यवस्था करता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी रवि को चांदनी को अपना मन मारकर गांव में अपने माँ बाप के पास भेजना पड़ता है। यहाँ पर पहुँचते ही रवि के बाप की नीयत चांदनी को देखकर खराब हो जाती है और वो नए नए तरीके ढूंढता है चांदनी के पास आने के। अब क्या वो अपने इरादों में कामयाब होता है कि नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी पड़ेगी। कहानी की बात करें तो उल्लू की अदर वेब सीरीज की तरह इसमें भी मेन फोकस स्किन शो पर ही दिया गया है। इस वेब सीरीज में जिनी जाज के काफ़ी बोल्ड सीन्स हैं जो इस वेब सीरीज को देखने के लायक बनाते हैं। इस वेब सीरीज को आप उल्लू ऐप पर देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नंबी नारायण, ये नाम आजकल काफी सुर्खियों में है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी क्या बात है जो इस नाम नंबी नारायण को खास बनाती है। जब भी देशभक्त शब्द आता है, हमारी आंखों के सामने सेना के जवानों का चेहरा अपने आप आ जाता है। सेना के अलावा भी हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो दिन रात निस्वार्थ इस देश की सेवा कर रहे हैं, चाहे उनकी राह में कितने भी कांटे क्यों न बिछाए जाएं। यहाँ तक कि उन्हें देशद्रोही और गद्दार तक भी कह दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसरो इंजीनियर नंबी नारायण की, जिन्हें देश से गद्दारी करने के झूठे आरोपों में फंसाया गया था। नंबी नारायण की कहानी देश के हर नागरिक को जाननी चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि कैसे एक निर्दोष देशभक्त को राजनीतिक साजिश में फंसाकर देश का गद्दार साबित कर दिया जाता है। भारत को नीचा दिखाने में विदेशी क्रांताओं के साथ साथ हमारे देश के चंद लोगों का हाथ भी रहा है, चाहे वो जयचंद हो या फिर मीर जाफर। भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं, अपने ही देश की पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये कहानी भी हमें यही बताती है कि कैसे रशिया और अमेरिका से मिलकर देश के कुछ लोगों ने नंबी नारायण, जो कि जी जान से देश को अंतरिक्ष की दुनिया में सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें गद्दार साबित कर दिया। 12 दिसंबर 1941 को जन्मे एस नंबी नारायण तमिलनाडु के रहने वाले हैं। नंबी नारायण का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने पिता को छोटी उम्र में ही खो दिया था। नंबी नारायण की शादी मीना नाम्बी से हुई। दंपति का एक बेटा शंकर कुमार नारायणन और एक बेटी गीता अरुणन हैं, जो बेंगलोर में रहते हैं। नारायणन साल 1966 में इसरो में शामिल हुए। 1970 के दशक की शुरुआत में नारायणन ने इसरो के भविष्य के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों में लिक्विड ईंधन वाले इंजनों की आवश्यकता की भविष्यवाणी की। उन्होंने लगभग 600 किलो के पहले थ्रस्ट लिक्विड प्रोपेलेंट मोटर्स को डिजाइन किया और भारत में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत की, जबकि एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने सॉलिड मोटर्स पर काम किया। नारायणन की परियोजना को उस समय के इसरो अध्यक्ष सतीश धवन और यूआर राव ने काफी सपोर्ट किया। वह क्रायोजेनिक डिवीजन के प्रभारी थे। उन्होंने विकास नाम के इंजन को विकसित किया, जिसका उपयोग कई इसरो के रॉकेट्स में किया गया था। विकास इंजन ने चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे मिशनों में काफी मदद की। इधर नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने में लगे थे और उनके खिलाफ भयंकर साजिश चल रही थी। जब नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने के एकदम करीब थे तो उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। सबसे पहले अक्टूबर 1994 को मालदीव की एक महिला मरियम राशिदा को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया। राशिदा को इसरो के
स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग पाकिस्तान को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद केरल पुलिस ने साल 1994 में तिरुवनंतपुरम में इसरो के टॉप साइंटिस्ट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नंबी नारायण समेत 2 अन्य वैज्ञानिकों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा रूसी स्पेस एजेंसी के भारतीय प्रतिनिधि SK शर्मा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर और राशिदा की दोस्त फौजिया हसन को भी गिरफ्तार किया गया था। इन सभी पर इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान समेत दूसरे देशों को बेचने के आरोप लगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने तब क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रहे नंबी नारायण से पूछताछ शुरू की। उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया और इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। तब यह मामला अखबारों की सुर्खियों में रहा। बिना जांचे परखे पुलिस की थ्योरी पर भरोसा करते हुए मीडिया ने भी नंबी नारायण को देश का गद्दार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गिरफ्तारी के समय नंबी नारायण रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। उन पर लगे आरोपों और उनकी गिरफ्तारी ने देश को रॉकेट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोग्राम में कई दशक पीछे धकेल दिया। दिसंबर 1994 में मामले की जांच CBI को सौंप दी गई। CBI ने अपनी जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरल पुलिस के आरोपों को सही नहीं पाया। अप्रैल 1996 CBI ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में फाइल एक रिपोर्ट में बताया कि पूरा मामला फर्जी है और लगाए गए आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं है। CBI जांच में ये बात सामने आई कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को डैमेज करने की नीयत से नंबी नारायण को झूठे केस में फंसाया गया था। जांच में इस प्रकार के संकेत मिले कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के इशारे पर केरल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार ने नंबी नारायण को साजिश का शिकार बनाया। यह सारी कवायद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को ध्वस्त करने की नीयत से हो रही थी। यह वह दौर था जब भारत ने अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए अमेरिका समेत अन्य देशों पर निर्भर था। करोड़ों अरबों रुपए किराए पर स्पेस टेक्नोलॉजी इन देशों से आयात किया करता था। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के आत्मनिर्भर होने से अमेरिका को कारोबारी नुकसान होने का डर था। SIT के जिस अधिकारी CV मैथ्यूज ने नंबी के खिलाफ जाँच की थी, उसे केरल की कम्युनिस्ट पार्टी ने बाद में राज्य का DGP बना दिया। CBI जांच में CV मैथ्यूज के अलावा तब के SP KK जोशुआ और S विजयन भी शामिल थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इसके लिए केरल की तत्काल कम्युनिस्ट सरकार में शामिल बड़े नेताओं और अफसरों को मोटी रकम मुहैया कराई थी। असल में देश से गद्दारी नंबी नारायण ने नहीं, ये लोगों ने की थी। मई 1996 में कोर्ट ने CBI की रिपोर्ट स्वीकार की और इस केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया। मई 1998 में केरल की तत्कालीन CPM सरकार ने मामले की फिर से जांच के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा इस मामले की फिर से जांच के आदेश को खारिज कर दिया। ईयर 1999 में नंबी नारायण ने मुआवजे के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की। 2001 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केरल सरकार को उन्हें क्षतिपूर्ति का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी। वैसे तो नंबी नारायण 1996 में ही आरोप मुक्त हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने सम्मान की लड़ाई को जारी रखा और 24 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2018 को उनके खिलाफ सारे नेगेटिव रिकॉर्ड्स को हटाकर उनका सम्मान फिर से बहाल किया। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली जस्टिस MA खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की 3 जजों की पीठ ने केरल सरकार को आदेश दिया कि नंबी नारायण को उनकी सारी बकाया रकम और मुआवजे और दूसरे लाभ दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नंबी नारायण को मुआवजे के साथ बकाया रकम और दूसरे लाभ केरल सरकार देगी। इसकी रिकवरी उन पुलिस अधिकारियों से की जाएगी जिन्होंने जासूसी के झूठे आरोपों में उन्हें फंसाया। साथ ही सभी सरकारी दस्तावेजों में नंबी नारायण के खिलाफ दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नंबी नारायण को हुए नुकसान की भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती, लेकिन नियमों के तहत उन्हें 75 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जब वो सुना रहे थे तब नंबी नारायण वहीं मौजूद थे। ऐसा माना जाता है कि नंबी नारायण के खिलाफ साजिश नहीं हुई होती तो भारत 15 साल पहले ही स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना चुका होता। उस दौर में भारत क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी पाना चाहता था। अमेरिका ने इसे देने से साफ इनकार कर दिया था। रूस से समझौता करने की कोशिश हुई। बातचीत अंतिम चरण में थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में रूस मुकर गया। तब नंबी नारायण ने भारत सरकार को भरोसा दिलाया था कि वह अपनी टीम के साथ स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाकर दिखाएंगे। वह अपने मिशन को सही दिशा में लेकर जा रहे थे। तभी अमेरिका के इशारे पर उनके खिलाफ साजिश की गई। मोदी सरकार ने नंबी नारायण को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। देश के महान वैज्ञानिक के साथ हुई
साजिश के खिलाफ भाजपा को छोड़कर किसी राजनीतिक दल ने कभी आवाज नहीं उठाई। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने इस मामले में पहले से नंबी नारायण के समर्थक में खुलकर बोलती रही हैं। उन्होंने 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस साजिश के तमाम पहलुओं को उजागर किया था। साल 2019 में भाजपा सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। नंबी नारायण ने कहा था, पद्म भूषण सम्मान से नवाजे जाने की मुझे बहुत खुशी है। मुझे सभी स्वीकार कर रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुझे निर्दोष बताया, फिर केरल सरकार मेरे पास आई और अब केंद्र सरकार ने भी मुझे स्वीकार कर लिया। नंबी नारायण पर अभी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप इसे सिनेमा घरों में जाएं और इस फिल्म को जरूर देखें और इसे अपना समर्थन दीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अंजलि अरोड़ा के आपत्तिजनक एमएमएस ने तहलका मचा दिया है। एमएमएस देखकर हर कोई अनुमान लगा रहा है कि वीडियो में दिखने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि लॉकअप फेम अंजलि अरोड़ा हैं। इस बात के सामने आते ही सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने अंजलि अरोड़ा को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि वीडियो में दिख रही लड़की अंजलि अरोड़ा ही हैं। यहाँ पे हम आपको बताते चले कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि जब किसी अभिनेत्री का एमएमएस लीक हुआ हो। इससे पहले भी करीना कपूर खान से लेकर मल्लिका शेरावत तक कई अभिनेत्रियों के एमएमएस लीक हो चुके हैं। करीना कपूर और शाहिद कपूर कभी बॉलीवुड के सबसे फेमस कपल हुआ करते थे। दोनों का एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें दोनों लिप लॉक करते हुए दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद दोनों चर्चा में आ गए थे। एमएमएस स्कैंडल में रिया सेन और अश्मित पटेल का नाम भी शामिल है। दोनों के प्राइवेट मूवमेंट का एक सेमी न्यूड वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद उनकी काफ़ी आलोचना हुई थी। हालांकि दोनों ने इस वीडियो को बाद में फेक बताया था। मल्लिका शेरावत अपनी फिल्मों से ज़्यादा हॉट और बोल्ड सीन के कारण चर्चा में रहती हैं। उन्होंने फिल्म ख्वाहिश से लेकर मर्डर तक कई फिल्मों में बोल्ड सीन्स किए हैं। इतना ही नहीं, मल्लिका को एक बार एमएस स्कैंडल की वजह से काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ा था। टीवी पर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उतरी हंसिका मोटवानी भी एमएस स्कैंडल का शिकार हो चुकी हैं। दरअसल एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें बाथटब में नहाती युवती को हंसिका मोटवानी बताया गया था, लेकिन देर सवेर हंसिका ने इस वीडियो को फेक बता डाला। लेकिन इस फेक वीडियो से उन्हें चारों तरफ बहुत ही गलत नज़र से देखा जाने लगा था। टीवी एक्ट्रेस मोना सिंह का भी एक वीडियो वायरल हुआ था। 23 सेकंड का ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया था, लेकिन मोना ने इस पर साफ कहा था कि ये वीडियो उनका नहीं है। इस एक्ट्रेस वीना मलिक का अभिनेता रंजन वर्मा के साथ एक प्राइवेट वीडियो वायरल हो गया था जो काफ़ी लोगों ने देखा था। बता दें कि उस समय इस वीडियो की खूब चर्चा भी हुई थी। भोजपुरी एक्ट्रेस शिल्पी राज का भी एमएमएस काफ़ी वायरल हुआ था जिसमें वो न्यूड नजर आ रही थी और अपने साथी के साथ संबंध बना रही थी। हालांकि एक्ट्रेस ने मीडिया के सामने आकर साफ ये कहा था कि इस वीडियो में दिखने वाली लड़की वो नहीं बल्कि कोई और है। अंगूरी भाभी और बिग बॉस जीतने वाली एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे का एमएमएस भी काफ़ी वायरल हो चुका है जिसमें वो एक लड़के के साथ नजर आ रही हैं। हालांकि शिल्पा शिंदे ने इस वीडियो में होने से साफ इनकार किया था। तो ये थी बॉलीवुड की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस जिनके एमएमएस काफ़ी वायरल हो चुके हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने और सक्सेस पाने के लिए स्टार्स किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, क्योंकि इस चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया में टिके रहना इतना आसान नहीं होता। इस चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे एक बेहद अंधेरी दुनिया है जिसके बारे में जानते तो सभी हैं, लेकिन उसे स्वीकार करने की हिम्मत कम ही लोगों में होती है। कई संघर्ष कर रही अभिनेत्रियों और मॉडल्स अरबपति बनने के चक्कर में मनोरंजन के पीछे इस अंधेरी दुनिया में फंसकर बदनाम हो चुकी हैं। कई मामले तो सरेआम उजागर हो चुके हैं और तो कुछ अभी तक सीक्रेट है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि वे कौन सी अभिनेत्रियां हैं जो अमीर बनने के चक्कर में देह व्यापार में लिप्त हुई। शर्लिन चोपड़ा बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेसेस में शुमार अभिनेत्री शर्लिन चोपड़ा का नाम भी सेक्स रैकेट से जुड़ चुका है। शर्लिन ने सोशल मीडिया पर खुद ही कबूल किया था कि वह वेश्यावृत्ति में शामिल हो रह चुकी हैं। हालांकि कुछ लोग इसे एक पब्लिसिटी स्टंट करार देते हैं। दूसरे नंबर पर जिस अभिनेत्री का नाम आता है उसका नाम है मिष्टी मुखर्जी। वर्ष 2014 में जब पुलिस ने अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी के घर छापा मारा था तब एक हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ था। सुनने में आया था कि अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी सेक्स रैकेट चला रही थी। रेड के दौरान उन्हें आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया था। भुवनेश्वरी बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस भुवनेश्वरी का नाम भी सेक्स रैकेट से जुड़ चुका है। वर्ष 2009 में पहली बार भुवनेश्वरी का नाम सेक्स रैकेट में सामने आया। इसके लिए वो कई बार गिरफ्तार भी हो चुकी हैं। ऐश अंसारी साउथ की फेमस अभिनेत्री ऐश अंसारी को भी सेक्स रैकेट मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। वह बॉलीवुड फिल्म चलते चलते और ओम शांति ओम में अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए पहचानी जाती हैं। ऐश अंसारी को भी सेक्स रैकेट में रंगे हाथों पकड़ा गया था। नवंबर 2015 में उन्हें जोधपुर के एक होटल में 3 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ये मामला कितना सच और कितना झूठ हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। किनेरा 5वें नंबर पर जिस अभिनेत्री का नाम है उसका नाम है किनेरा। मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस किनेरा पर सेक्स ब्रोकर होने का आरोप लग चुका है। हमने ये तो बस कुछ ही एक्ट्रेसेस के नाम बताए, बल्कि कई और अभिनेत्रियां भी इस धंधे में लिप्त हैं जो जल्दी अमीर बनने या फिर मजबूरी में देह व्यापार के दलदल में फंस चुकी हैं। तो ये थी वो 5 एक्ट्रेसेस जो देह व्यापार में लिप्त पाई गई हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को बॉलीवुड फिल्में अपने एक्शन और रोमांस के लिए ही जानी जाती हैं।
ऐसे में बोल्डनेस का तड़का उन्हें रफ्तार देने का काम करता है। दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए एक्ट्रेसेस को कई बार बोल्ड सीन्स भी देने पड़ते हैं, मगर कई बार रोमांटिक सीन शूट करते समय उन पर एक्टर हावी हो जाते हैं और कई बार इतने बहक जाते हैं कि वो सीन के बारे में भूल जाते हैं। आज हम आपको ऐसे ही सुपरस्टार्स के बारे में बताएंगे जो रोमांटिक सीन शूट करते समय बहक गए थे। गुजरे जमाने के मशहूर एक्टर दिलीप ताहिल को जयप्रदा के साथ एक इंटीमेट सीन शूट करना था। सीन करते समय दिलीप इतना ज़्यादा बेकाबू हो गए थे कि उन्होंने जयाप्रदा को कसकर पकड़ लिया था। जया ने खुद को छुड़ाने का सभी प्रयास किया, मगर जब कामयाब ना हो पाई तो उन्होंने दिलीप को जोरदार थप्पड़ मार दिया था। फिल्म दयावान में माधुरी दीक्षित और विनोद खन्ना के बीच एक रोमांटिक सीन शूट होना था। उस दौरान वे एक दूसरे में इतना ज़्यादा खो गए थे कि उन्हें सीन कट होने का भी ध्यान नहीं रहा। हालांकि आज भी माधुरी जब भी उस सीन के बारे में याद करती हैं तो उन्हें पछतावा होता है। 90 के दशक की एक फिल्म में रंजीत विलन का किरदार निभा रहे थे। मूवी के सीन के दौरान रंजीत को माधुरी दीक्षित के साथ जबरदस्ती करनी थी। सीन शूट करते समय रंजीत इतना ज़्यादा खो गए थे कि वे अपनी हदें भूल गए थे। इस दौरान माधुरी सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसके बाद जेंटलमैन मूवी में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जैकलीन फर्नांडिस को एक किसिंग सीन शूट करना था। इस दौरान सिद्धार्थ सीन में ऐसा खो गए थे कि उन्हें डायरेक्टर का कट बोलना भी सुनाई नहीं दिया। बॉलीवुड के डैशिंग हीरो रणबीर कपूर भी एक सीन की शूटिंग के दौरान बहक गए थे। उन्हें मूवी की एक्ट्रेस एवलिन शर्मा की थाइस पर हाथ रखना था। सीन शूट करते समय रणबीर एक्ट्रेस की जांघों पर बार बार हाथ रख रहे थे। इस दौरान उन्हें डायरेक्टर का कट भी सुनाई नहीं दिया। किन्नर का नाम आते ही आंखों के सामने एक अलग ही चेहरा आ जाता है। किन्नर एक ऐसी प्रजाति है जो कि ना महिलाओं में आती है और ना ही पुरुषों में। यह एक ऐसी प्रजाति है जिनकी जिंदगी में ना ही शादी होती है और ना ही प्रेम। सदियों से किन्नर हमारे बीच रहते आए हैं, लेकिन समाज में उन्हें जो दर्जा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। हालांकि विदेश में किन्नर यानी कि ट्रांसजेंडर को आज समाज का हिस्सा मानकर पूरी आज़ादी दी गई है। वहाँ इंसान उन्हें टेढ़ी नज़रों से नहीं देखता और किन्नर खुलकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं। आज हम आपको ऐसे ही किन्नरों के बारे में बताना चाहेंगे जिनकी खूबसूरती पर दुनिया भर के लोग फिदा हैं। थलीता जामरिली। थलीता 24 साल की मॉडल और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन की छात्रा हैं। ये ब्राज़ील की रहने वाली हैं। बता दें कि थलीता पहले लड़का थी। इन्होंने अपनी सर्जरी साओ पोलो में करवाई। थलीता जामरिली की खूबसूरती देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि ये किन्नर हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो खूबसूरत किन्नर है उसका नाम है कारमेन। कारमेन एक बहुत ही प्रसिद्ध अमेरिकन रियलिटी टीवी हस्ती और कलाकार हैं। वह पहले से ही फैशन की दुनिया में अपनी जगह बना चुकी हैं। आज लोग उन्हें किन्नर की नज़रों से नहीं बल्कि एक खूबसूरत लड़की के रूप में जानते हैं और उनसे मिलने की कोशिशें करते हैं। बता दें कि कारमेन ने खुद ही मीडिया के सामने ये स्वीकार किया था कि वे एक ट्रांसजेंडर है और वे मानती हैं कि इस बात को बताने में कोई शर्म वाली बात नहीं है। विशेष हुईरेम। विशेष मणिपुर की रहने वाली हैं। यह इतनी खूबसूरत है कि इनके आगे महिलाओं की खूबसूरती भी फीकी पड़ जाती है। अपनी इसी खूबसूरती की वजह से विशेष ने थाईलैंड में हुए मिस इंटरनेशनल क्वीन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा भी लिया था। बता दें कि पिछले दिनों विशेष मणिपुर के विकास और पंचायती राज मंत्री के साथ विवादों के चलते भी चर्चा में रही हैं। एमेलिया एक मॉडल हैं और मूल रूप से ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं। ये इस समय टोरंटो में रहती हैं। इन्होंने ग्लैमर की दुनिया में कदम यह सोचकर रखा था कि वो इस दुनिया में कुछ कर सकती हैं और इसके लिए इन्होंने अपने शरीर में बदलाव के लिए हार्मोन्स का इस्तेमाल किया था। मॉडलिंग की दुनिया में एक चर्चित हस्ती के बनने के बाद एमेलिया ने खुद दुनिया को बताया कि वो एक ट्रांसजेंडर हैं। जेना तालकोवा। जेना एक कैनेडियन मॉडल और टीवी की हस्ती हैं। 2012 में मीडिया का ध्यान इनकी तरफ तब आकर्षित हुआ जब इन्होंने ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए कई कार्य किए और मिस यूनिवर्स कनाडा की प्रतिस्पर्धा में शामिल हुई और सफलतापूर्वक जीत भी हासिल की। बता दें कि आज जेना तालकोवा के साथ फोटोशूट के लिए बड़े बड़े ब्रांड भी उनसे संपर्क करते हैं। तो ये थे दुनिया के वो 5 खूबसूरत किन्नर जिनकी खूबसूरती देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल। आपने अपने आसपास कई किन्नर देखे होंगे, कहीं ट्रेनों पर तो कहीं सड़कों पर ही गाते बजाते और मांगते हुए दिख जाते हैं। किन्नरों को कोई नौकरी नहीं देता है, इस कारण से ये अधिकतर मांग कर ही गुजारा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि किन्नरों की बद्दुआ कभी भी नहीं लेनी चाहिए, वरना वो सच हो जाती है। किन्नरों में आधे गुण पुरुषों के और आधे गुण स्त्रियों के पाए जाते हैं, जो समाज से इनको अलग रखते हैं। आपके दिमाग में एक बात जरूर आती होगी कि आखिर किन्नर पैदा कैसे होते हैं। मेडिकल साइंस की माने तो महिला जब गर्भवती होती है तो 3 माह के बाद बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। इस बीच अगर माँ को कोई बीमारी या समस्या हो जाती है तो गर्भ में हार्मोन्स की समस्या से बच्चे के अंदर महिला और पुरुषों के दोनों के ऑर्गन्स आ जाते हैं। इस वजह से किन्नर का जन्म हो सकता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान अगर माँ कोई दवा खा ले और नुकसान कर जाए तो भी बच्चा किन्नर हो सकता है। अगर प्रेगनेंसी के समय माँ की तबीयत खराब हो जाए या उसको तेज बुखार आ जाए और वो दवा का हैवी डोज ले ले तो भी बच्चा किन्नर पैदा हो सकता है। इसके अलावा यदि महिला गर्भावस्था के 3 महीने के अंदर किसी दुर्घटना का शिकार
हो जाए तो उस स्थिति में भी बच्चे एक किन्नर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एक और कारण है जिसकी वजह से बच्चे किन्नर पैदा होते हैं। अगर कोई महिला गर्भ धारण करने के बाद बिना किसी डॉक्टर की सलाह के गर्भपात करने की दवा खाती है तो ऐसे मौके पर भी बच्चे एक किन्नर बनने की संभावना बढ़ जाती है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, किन्नरों के जननांग जो होते हैं वो जन्म से लेकर उनके मरते तक एक जैसे ही रहते हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। तो ये थी किन्नरों से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। दोस्तों, अगर आप उल्लू ऐप के फैन हैं और उल्लू ऐप की फेमस हॉट वेब सीरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो आज हम आपको उल्लू ऐप की हॉटेस्ट वेब सीरीज के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चरम सुख वेब सीरीज। चरम सुख उल्लू ऐप की सबसे हॉट वेब सीरीज में से एक है। इस वेब सीरीज में आपको बहुत सारे हॉट सीन्स देखने को मिलेंगे। इस वेब सीरीज में अब तक 10 से ज़्यादा एपिसोड रिलीज हो चुके हैं। इनमें से चरम सुख जाने अनजाने में और चरम सुख पलंग तोड़ने तो व्यूज़ के रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। ये उल्लू की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली कुछ वेब सीरीजों में से एक है। कविता भाभी। दूसरे नंबर पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है कविता भाभी। इस वेब सीरीज की कहानी एक कविता नाम की भाभी के अराउंड घूमती है जो अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में लोगों को बताती है। इसके अब तक 6 से ज़्यादा पार्ट रिलीज हो चुके हैं। इन सब में काफ़ी हॉट सीन्स हैं जो आपको देखने में अच्छे लगेंगे। तीसरे नंबर पे जो वेब सीरीज है उसका नाम है हलाला। अगर आप बोल्ड कंटेंट के साथ साथ अच्छा कंटेंट भी देखना चाहते हैं तो आपको हलाला वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए। इस वेब सीरीज में आपको बोल्ड सीन के साथ अच्छी स्टोरी भी देखने को मिलेगी। कहानी एक मुस्लिम लड़की के अराउंड घूमती है जिसे उसका पति 3 तलाक दे देता है और उसे हलाला प्रथा से गुजरना पड़ता है। इस वेब सीरीज में भी काफी बोल्ड सीन्स हैं। चौथे नंबर पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है प्रभा की डायरी। ये भी उल्लू की एक हॉट वेब सीरीज है जिसकी कहानी एक हाउसवाइफ के बारे में है जो अपनी सेक्सुअल फैंटेसीज को अपनी डायरी में लिखती है। इसमें भी आपको काफी बोल्ड सीन्स देखने को मिलेंगे। पांचवें नंबर पे जो वेब सीरीज है उसका नाम है रीति रिवाज। रीति रिवाज भी उल्लू की एक हॉट वेब सीरीज है जिसमें आपको रूरल इंडिया की काफी हॉट कहानियां देखने को मिलेंगी। रीति रिवाज पिंजरा और रीति रिवाज वाटर वाइफ्स 2 एपिसोड हैं इस वेब सीरीज के जिसमें काफी बोल्ड सीन्स देखने को आपको मिलेंगे। तो अगर आप कुछ बोल्ड कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप इन दोनों वेब सीरीजों को देख सकते हैं। तो ये थी उल्लू की 5 ऐसी बोल्ड वेब सीरीज जो आप देख सकते हैं अगर आप बोल्ड कंटेंट देखना चाहते हैं। तो अगर आप बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनाई गई हैं जिन्हें हम परिवार के साथ में बैठकर बिल्कुल भी नहीं देख सकते क्योंकि इन फिल्मों में सेक्स और अतरंग सीन्स की भरमार है। इन फिल्मों में आपको हर पल किसिंग सीन्स, बोल्डनेस और एडल्ट सीन्स देखने को मिलेंगे। इसलिए इन फिल्मों को आप अकेले में ही देखिए। तो चलिए आज हम आपको ऐसी 10 फिल्मों के बारे में बताते हैं जिन्हें आप अकेले में ही सिर्फ देख सकते हैं। पहले स्थान पर जिस फिल्म का नाम आता है उसका नाम है आस्था इन द प्रिजन ऑफ स्प्रिंग। आस्था इन द प्रिजन ऑफ स्प्रिंग 1997 में रिलीज हुई एक इरोटिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन बासु भट्टाचार्य ने किया था। फिल्म में ओमपुरी और रेखा ने मुख्य किरदारों को निभाया है। फिल्म बेहद ही अडल्ट सीन्स को लेकर दर्शकों के सामने आई थी। यह बॉलीवुड की बोल्ड फिल्मों में पहले स्थान पर है। इस फिल्म में रेखा ने एक महिला का किरदार निभाया था जो गरीबी के कारण वेश्यावृत्ति करने लगती है। इस फिल्म में आपको रेखा के कई बोल्ड सीन देखने को मिलेंगे। दूसरे स्थान पर जिस फिल्म का नाम आता है उसका नाम है उत्सव। इस फिल्म में भी आपको रेखा ही मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। उत्सव बॉलीवुड की एक इरोटिक फिल्म है जिसका निर्देशन गिरीश कर्नाड ने किया था। फिल्म में शशि कपूर और रेखा मुख्य किरदार में नजर आए। इसके अलावा फिल्म में अमजद खान, अनुपम खेर, नीना गुप्ता और सतीश कौशिक भी नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी भी वैश्यावृत्ति को लेकर बनाई गई थी जिसमें वसंत सेना रेखा की एक ब्राह्मण शेखर सुमन से मुलाकात को फिल्म में दिखाया गया है। तीसरे नंबर पे जो फिल्म है उसका नाम है मर्डर टू। मर्डर टू एक साइकोलॉजिकल हॉरर ड्रामा है जिसका निर्देशन मोहित सूरी ने किया था। फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस और इमरान हाशमी के बीच काफ़ी हॉट सीन्स देखने को मिले थे। ये फिल्म भी अगर आप कोई बोल्ड फिल्म देखने चाहते हैं तो आप ये फिल्म भी देख सकते हैं। चौथे नंबर पे जो फिल्म है उसका नाम है बी ए पास। बी ए पास साल 2013 में आई एक फिल्म है जिसका निर्देशन अजय बहल और निर्माण नरेंद्र सिंह ने किया था। फिल्म में शिल्पा शुक्ला, शादाब कमल, राजेश शर्मा, दिव्येंदु भट्टाचार्य मुख्य भूमिका में नजर आए थे। फिल्म सिनेमाघर में 12 जुलाई 2013 को रिलीज हुई थी। यह एक अडल्ट फिल्म है जिसमें एक लड़का अपनी हफ्सी मकान मालकिन को खुश करने के लिए उसके साथ सेक्स करता है। इस फिल्म में काफ़ी बोल्ड सीन्स नजर आए थे। इसके बाद पांचवें नंबर पे जो फिल्म है उसका नाम है रागनी एमएमएस 2। रागनी एमएमएस 2 2014 में रिलीज हुई एक इरोटिक हॉरर फिल्म है। फिल्म में सनी लियोन, साहिल प्रेम, अनीता हंसनदानी, करणवीर मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म में आपको सनी लियोनी के सेक्सी अवतार के साथ ही बेहद डरावना लुक भी नजर आता है। इसके बाद 6वें नंबर पे जो फिल्म है उसका नाम है हेट स्टोरी। हेट स्टोरी साल 2012 में रिलीज हुई एक इरोटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसका निर्देशन विवेक अग्निहोत्री और निर्माण विक्रम भट्ट द्वारा किया गया था। फिल्म में निखिल द्विवेदी, गुलशन दवैया, पाउली डैम मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इस फिल्म को बॉलीवुड की बेहद बोल्ड फिल्मों में रखा जाता है। इसके बाद जो अगली फिल्म है उसका नाम है जिस्म 2।
जिस फिल्म में सनी लियोनी हो और वह फिल्म सेक्सी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। 2012 में आई जिस्म 2 भी बोल्ड फिल्मों की लिस्ट में अपनी अलग जगह रखती है। इस फिल्म में सनी लियोनी और रणदीप हुड्डा के बीच में काफ़ी हॉट सीन्स देखने को मिलते हैं। तो अगर आप कोई हॉट फिल्म देखना चाहते हैं तो आप ये फिल्म भी देख सकते हैं। इसके बाद जो अगली फ़िल्म है उसका नाम है गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड वर्ष 2004 में रिलीज हुई एक बॉलीवुड ड्रामा फ़िल्म है जिसका निर्देशन करण राजदान ने किया था। फ़िल्म में मुख्य भूमिका में ईशा कोप्पिकर, अमृता अरोड़ा, आशीष चौधरी, सुमित निझवान आदि नजर आए थे। इस फ़िल्म ने बोल्डनेस की परिभाषा ही बदल कर रख दी। इसके बाद जो नेक्स्ट फ़िल्म है उसका नाम है जूली। जूली 2004 में रिलीज हुई एक इरोटिक बॉलीवुड ड्रामा फ़िल्म है जिसका निर्देशन दीपक शिवदसानी ने किया था। फ़िल्म में पूर्व मिस इंडिया नेहा धूपिया, प्रियांशु चटर्जी, यश टोंग, संजय कपूर, अंचित कौर मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। फिल्म में नेहा को लड़कों के द्वारा बार बार यूज करने की कहानी को दिखाया गया है जो उनका शारीरिक शोषण करते हैं। इस फिल्म में भी आपको काफ़ी हॉट सीन्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद जो अगली फिल्म है उसका नाम है हेट स्टोरी 4। हेट स्टोरी 4 हेट स्टोरी संस्करण का चौथा भाग है जिसका निर्देशन विशाल पांड्या ने किया था। फिल्म में उर्वशी रौतेला, करण वाही, विवान भटेना और इहाना ढिल्लन मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। हेट स्टोरी 4 राजनीतिक उथल पुथल, लालच, वासना और उत्साह की कहानी है। इस फिल्म में भी आपको काफ़ी हॉट सीन्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो अगली फिल्म है उसका नाम है जूली 2। जूली 2 एक बॉलीवुड इरोटिक थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में दक्षिण भारतीय एक्ट्रेस राय लक्ष्मी मुख्य भूमिका में नजर आई थी। फिल्म की कहानी एक लड़की की रातों रात स्टार बनने की कहानी को दिखाया गया है। साथ ही फिल्मी दुनिया में होने वाले कास्टिंग काउच पर भी प्रकाश डाला गया है। फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि कैसे फिल्मों में काम करने के लिए लड़कियों का यौन शोषण किया जाता है। इसके बाद जो अगली फिल्म है उसका नाम है हवस। हवस वर्ष 2004 में रिलीज हुई एक इरोटिक थ्रिलर ड्रामा है जिसका निर्देशन करण राजदान ने किया था। फिल्म में मेघना नायडू, शावर अली, तरुण अरोड़ा मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे। जैसा कि नाम से ही आप समझ गए होंगे कि फिल्म में कितनी हवस देखने को आपको मिलेगी। तो ये थी वो बॉलीवुड की 10 फिल्में जो आप अगर कोई हॉट फिल्म देखना चाहते हैं तो आप इन फिल्मों को देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ओटीटी के आर्ट बालाजी प्लेटफॉर्म पर कई वेब सीरीज हैं जिन्हें लोगों ने खूब देखा और पसंद भी किया। इस प्लेटफॉर्म पर कुछ अडल्ट वेब सीरीज हैं जिनमें बोल्ड कंटेंट की भरमार है। आइए डालते हैं एक नज़र आर्ट बालाजी की 7 बोल्ड वेब सीरीज पर। ट्रिपल एक्स अनसेंसर्ड। पहले नंबर पर जो वेब सीरीज है वो है केन घोष डायरेक्टेड ट्रिपल एक्स अनसेंसर्ड, जिसने अपने हॉट सीन्स की वजह से ओटीटी स्पेस में तहलका मचा दिया था। इस वेब सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं जिनमें बोल्ड सीन्स की भरमार है। तो अगर आप एक बोल्ड वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो ये वेब सीरीज ऑल्ट बालाजी पर उपलब्ध है। अपहरण। अगर आप एक बोल्ड वेब सीरीज विद गुड कंटेंट देखना चाहते हैं तो ये वेब सीरीज आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। इस वेब सीरीज की स्टोरी एक पुलिस इंस्पेक्टर रुद्रा श्रीवास्तव के इर्द गिर्द घूमती है जो एक अनुषा नाम की लड़की को उसके माँ के कहने पर किडनैप कर लेता है। पर इसके बाद जो कुछ होता है वो देखने लायक है। इस वेब सीरीज में काफ़ी इंटीमेट सीन्स हैं और अच्छी स्टोरी भी जो आपको इस वेब सीरीज के साथ अंत तक बांधे रखेगी। तो आपको ये वेब सीरीज बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो वेब सीरीज है उसका नाम है देव डीडी, जो कि आप देवदास का मॉडर्न वर्जन भी कह सकते हैं। इसमें देवदास का किरदार एक लड़की निभाती हुई दिखती है। कहानी घूमती है देविका नाम की एक लड़की की जो कि काफ़ी खुले मिजाज की है और अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पर जीना चाहती है। इस वेब सीरीज में देविका की लव लाइफ दिखाई गई है जिसमें आपको काफ़ी हॉट सीन्स देखने को मिलेंगे। चौथे नंबर पे जो वेब सीरीज है उसका नाम है गंदी बात। ये ऑल्ट बालाजी की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज है। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वेब सीरीज की वजह से ही ऑल्ट बालाजी इतना पॉपुलर हुआ है। इस वेब सीरीज में काफ़ी बोल्ड सीन्स हैं। आपको इस वेब सीरीज में छोटे शहरों और गाँवों की कहानियाँ देखने को मिलेंगी विद अ लॉट ऑफ बोल्ड सीन्स। इसके अब तक 6 सीजन आ चुके हैं और सभी एक से बढ़कर एक है। तो आपको ये वेब सीरीज बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। इसके बाद 5वें नंबर पे जो वेब सीरीज है उसका नाम है बेकाबू। रिया बनर्जी और राजीव सिद्धार्थ स्टारर वेब सीरीज बेकाबू के 2 सीजन रिलीज हुए हैं। दोनों में भी बोल्ड सीन्स की भरमार है। इसके बाद 6वें नंबर पे जो वेब सीरीज है उसका नाम है क्राइम एंड कन्फेशन। क्राइम एंड कन्फेशन में प्यार, लालच और नफरत के पहलुओं को दिखाया गया है। इस वेब सीरीज में भी काफ़ी बोल्ड कंटेंट और सीन्स देखने को आपको मिलेंगे। 7वें नंबर पे जो वेब सीरीज है उसका नाम है वर्जिन भास्कर। वर्जिन भास्कर के दोनों सीजन्स में काफ़ी बोल्ड सीन्स दिखाए गए हैं। इस वेब सीरीज की कहानी घूमती है एक इरोटिक नॉवल लिखने वाले राइटर भास्कर के इर्द गिर्द, जो कि रियल लाइफ में वर्जिन है और वो अपनी वर्जिनिटी तोड़ना चाहता है। इस वेब सीरीज में अच्छी कॉमेडी के साथ काफ़ी बोल्ड सीन्स एंड डायलॉग्स हैं जो आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो ये थी आर्ट बालाजी की कुछ ऐसी वेब सीरीज जिसमें बोल्ड सीन्स की भरमार है। तो अगर आप कुछ बोल्ड वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो आप ये वेब सीरीज देख सकते हैं।
अगर आपको शादी के बाद लड़कियों के हिप्स में बदलाव आने लगते हैं, लेकिन ये बदलाव उनके अंदर किस वजह से आते हैं, इसका जवाब तलाशने के लिए हाल ही में एक सर्वे किया गया था और इस सर्वे में महिलाओं के हिप्स को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। दरअसल इस सर्वे में 18 से लेकर 26 साल तक की करीब 148 महिलाओं को शामिल किया गया था। इस सर्वे में शामिल लड़कियों और महिलाओं के हिप्स के साथ साथ उनकी कमर के सबसे पतले हिस्से को भी मापा गया, जिससे महिलाओं के हिप्स को लेकर उठने वाले कई सवालों के जवाब एक साथ मिल गए। इस सर्वे में शामिल लड़कियों और महिलाओं के हिप्स और कमर को नापने के बाद ये नतीजा सामने आया कि जिन महिलाओं या लड़कियों ने एक से अधिक बार वन नाइट स्टैंड किया था, उनके हिप्स आम लड़कियों या महिलाओं के मुकाबले ज़्यादा बड़े थे। इसके अलावा इस सर्वे में यह भी खुलासा किया गया कि जिन महिलाओं या लड़कियों के सेक्सुअल पार्टनर अक्सर बदलते रहते हैं, उनके हिप्स दूसरी महिलाओं के मुकाबले करीब 0.8 इंच ज़्यादा बड़े आकार के पाए गए। इतना ही नहीं, इस सर्वे में यह भी बताया गया कि जिन महिलाओं के हिप्स बड़े होते हैं, उन्हें एक फ़ायदा भी होता है, और वो ये कि बड़े हिप्स वाली महिलाओं को बच्चा पैदा करते वक्त ज़्यादा दर्द नहीं झेलना पड़ता और वो आराम से बच्चे को जन्म दे पाती हैं, जबकि छोटे हिप्स वाली महिलाओं को डिलीवरी के समय असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है। खैर, इस सर्वे में तो महिलाओं के हिप्स बड़े होने के पीछे कई कारण बताए गए हैं, लेकिन शादी के बाद महिलाओं के हिप्स बढ़ने का सबसे बड़ा कारण शारीरिक संबंध बनाना होता है। जी हाँ, शादी के बाद जब महिलाएं अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं तो उनके हार्मोन्स में काफ़ी बदलाव आते हैं, जिसका असर उनके अंगों पर दिखने लगता है। लेकिन बात करें उनके हिप्स की, तो शारीरिक संबंध बनाने के बाद उनके हिप्स अपने सामान्य आकार से बढ़कर धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। गौरतलब है कि शादी के बाद नियमित रूप से शारीरिक संबंध बनाने के चलते लड़कियों के अंगों में परिवर्तन आने लगता है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा असर महिलाओं के हिप्स पर देखने को मिलता है, क्योंकि वो अपने सामान्य आकार से बड़े हो जाते हैं। तो ये थी कुछ वजहें जिस वजह से महिलाओं के हिप्स शादी के बाद बड़े हो जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे उल्लू ऐप की सबसे पॉपुलर वेब सीरीज चरम सुख जाने अनजाने में पार्ट 1 के बारे में। इस वेब सीरीज की कहानी घूमती है चांदनी और रवि नाम के एक यंग कपल के अराउंड, जिनकी अभी अभी न्यू मैरिज हुई है और वो शहर में अकेले रहते हैं, जहां उन दोनों के बीच में काफ़ी हॉट सीन्स को दिखाया गया है। हालांकि एक दिन ऑफिस में लेट पहुंचने की वजह से बॉस रवि को काफ़ी डांट लगाते हैं और उसका तबादला किसी दूसरी सिटी में कर देता है, जहां वो सिर्फ एक आदमी के रहने की व्यवस्था करता है। इसीलिए ना चाहते हुए भी रवि को चांदनी को अपना मन मारकर गांव में अपने माँ बाप के पास भेजना पड़ता है। यहाँ पर पहुँचते ही रवि के बाप की नीयत चांदनी को देखकर खराब हो जाती है और वो नए नए तरीके ढूंढता है चांदनी के पास आने के। अब क्या वो अपने इरादों में कामयाब होता है कि नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज़ देखनी पड़ेगी। कहानी की बात करें तो उल्लू की अदर वेब सीरीज की तरह इसमें भी मेन फोकस स्किन शो पर ही दिया गया है। इस वेब सीरीज में जिनी जाज के काफ़ी बोल्ड सीन्स हैं जो इस वेब सीरीज को देखने के लायक बनाते हैं। इस वेब सीरीज को आप उल्लू ऐप पर देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। नंबी नारायण, ये नाम आजकल काफी सुर्खियों में है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी क्या बात है जो इस नाम नंबी नारायण को खास बनाती है। जब भी देशभक्त शब्द आता है, हमारी आंखों के सामने सेना के जवानों का चेहरा अपने आप आ जाता है। सेना के अलावा भी हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो दिन रात निस्वार्थ इस देश की सेवा कर रहे हैं, चाहे उनकी राह में कितने भी कांटे क्यों न बिछाए जाएं। यहाँ तक कि उन्हें देशद्रोही और गद्दार तक भी कह दिया जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इसरो इंजीनियर नंबी नारायण की, जिन्हें देश से गद्दारी करने के झूठे आरोपों में फंसाया गया था। नंबी नारायण की कहानी देश के हर नागरिक को जाननी चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि कैसे एक निर्दोष देशभक्त को राजनीतिक साजिश में फंसाकर देश का गद्दार साबित कर दिया जाता है। भारत को नीचा दिखाने में विदेशी क्रांताओं के साथ साथ हमारे देश के चंद लोगों का हाथ भी रहा है, चाहे वो जयचंद हो या फिर मीर जाफर। भारत में ऐसे लोगों की कमी नहीं, अपने ही देश की पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये कहानी भी हमें यही बताती है कि कैसे रशिया और अमेरिका से मिलकर देश के कुछ लोगों ने नंबी नारायण, जो कि जी जान से देश को अंतरिक्ष की दुनिया में सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें गद्दार साबित कर दिया। 12 दिसंबर 1941 को जन्मे एस नंबी नारायण तमिलनाडु के रहने वाले हैं। नंबी नारायण का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने पिता को छोटी उम्र में ही खो दिया था। नंबी नारायण की शादी मीना नाम्बी से हुई। दंपति का एक बेटा शंकर कुमार नारायणन और एक बेटी गीता अरुणन हैं, जो बेंगलोर में रहते हैं। नारायणन साल 1966 में इसरो में शामिल हुए। 1970 के दशक की शुरुआत में नारायणन ने इसरो के भविष्य के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों में लिक्विड ईंधन वाले इंजनों की आवश्यकता की भविष्यवाणी की। उन्होंने लगभग 600 किलो के पहले थ्रस्ट लिक्विड प्रोपेलेंट मोटर्स को डिजाइन किया और भारत में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्नोलॉजी की शुरुआत की, जबकि एपीजे अब्दुल कलाम और उनकी टीम ने सॉलिड मोटर्स पर काम किया। नारायणन की परियोजना को उस समय के इसरो अध्यक्ष सतीश धवन और यूआर राव ने काफी सपोर्ट किया। वह क्रायोजेनिक डिवीजन के प्रभारी थे। उन्होंने विकास
नाम के इंजन को विकसित किया, जिसका उपयोग कई इसरो के रॉकेट्स में किया गया था। विकास इंजन ने चंद्रयान 1 और मंगलयान जैसे मिशनों में काफी मदद की। इधर नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने में लगे थे और उनके खिलाफ भयंकर साजिश चल रही थी। जब नंबी नारायण क्रायोजेनिक इंजन डेवलप करने के एकदम करीब थे तो उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। सबसे पहले अक्टूबर 1994 को मालदीव की एक महिला मरियम राशिदा को तिरुवनंतपुरम से गिरफ्तार किया गया। राशिदा को इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग पाकिस्तान को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद केरल पुलिस ने साल 1994 में तिरुवनंतपुरम में इसरो के टॉप साइंटिस्ट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नंबी नारायण समेत 2 अन्य वैज्ञानिकों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा रूसी स्पेस एजेंसी के भारतीय प्रतिनिधि SK शर्मा, लेबर कॉन्ट्रैक्टर और राशिदा की दोस्त फौजिया हसन को भी गिरफ्तार किया गया था। इन सभी पर इसरो के स्वदेशी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन से जुड़ी खुफिया जानकारी पाकिस्तान समेत दूसरे देशों को बेचने के आरोप लगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने तब क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर रहे नंबी नारायण से पूछताछ शुरू की। उन्होंने इन आरोपों का खंडन किया और इसे अपने खिलाफ साजिश बताया। तब यह मामला अखबारों की सुर्खियों में रहा। बिना जांचे परखे पुलिस की थ्योरी पर भरोसा करते हुए मीडिया ने भी नंबी नारायण को देश का गद्दार बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गिरफ्तारी के समय नंबी नारायण रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। उन पर लगे आरोपों और उनकी गिरफ्तारी ने देश को रॉकेट और क्रायोजेनिक इंजन प्रोग्राम में कई दशक पीछे धकेल दिया। दिसंबर 1994 में मामले की जांच CBI को सौंप दी गई। CBI ने अपनी जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरल पुलिस के आरोपों को सही नहीं पाया। अप्रैल 1996 CBI ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में फाइल एक रिपोर्ट में बताया कि पूरा मामला फर्जी है और लगाए गए आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं है। CBI जांच में ये बात सामने आई कि भारत के स्पेस प्रोग्राम को डैमेज करने की नीयत से नंबी नारायण को झूठे केस में फंसाया गया था। जांच में इस प्रकार के संकेत मिले कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के इशारे पर केरल की तत्कालीन कम्युनिस्ट सरकार ने नंबी नारायण को साजिश का शिकार बनाया। यह सारी कवायद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को ध्वस्त करने की नीयत से हो रही थी। यह वह दौर था जब भारत ने अपने स्पेस प्रोग्राम के लिए अमेरिका समेत अन्य देशों पर निर्भर था। करोड़ों अरबों रुपए किराए पर स्पेस टेक्नोलॉजी इन देशों से आयात किया करता था। स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के आत्मनिर्भर होने से अमेरिका को कारोबारी नुकसान होने का डर था। SIT के जिस अधिकारी CV मैथ्यूज ने नंबी के खिलाफ जाँच की थी, उसे केरल की कम्युनिस्ट पार्टी ने बाद में राज्य का DGP बना दिया। CBI जांच में CV मैथ्यूज के अलावा तब के SP KK जोशुआ और S विजयन भी शामिल थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इसके लिए केरल की तत्काल कम्युनिस्ट सरकार में शामिल बड़े नेताओं और अफसरों को मोटी रकम मुहैया कराई थी। असल में देश से गद्दारी नंबी नारायण ने नहीं, ये लोगों ने की थी। मई 1996 में कोर्ट ने CBI की रिपोर्ट स्वीकार की और इस केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों को रिहा कर दिया गया। मई 1998 में केरल की तत्कालीन CPM सरकार ने मामले की फिर से जांच के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार द्वारा इस मामले की फिर से जांच के आदेश को खारिज कर दिया। ईयर 1999 में नंबी नारायण ने मुआवजे के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की। 2001 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने केरल सरकार को उन्हें क्षतिपूर्ति का आदेश दिया, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी। वैसे तो नंबी नारायण 1996 में ही आरोप मुक्त हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने सम्मान की लड़ाई को जारी रखा और 24 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर 2018 को उनके खिलाफ सारे नेगेटिव रिकॉर्ड्स को हटाकर उनका सम्मान फिर से बहाल किया। तत्कालीन चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली जस्टिस MA खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की 3 जजों की पीठ ने केरल सरकार को आदेश दिया कि नंबी नारायण को उनकी सारी बकाया रकम और मुआवजे और दूसरे लाभ दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नंबी नारायण को मुआवजे के साथ बकाया रकम और दूसरे लाभ केरल सरकार देगी। इसकी रिकवरी उन पुलिस अधिकारियों से की जाएगी जिन्होंने जासूसी के छोटे आरोपों में उन्हें फंसाया। साथ ही सभी सरकारी दस्तावेजों में नंबी नारायण के खिलाफ दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों को हटाने का आदेश भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नंबी नारायण को हुए नुकसान की भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती, लेकिन नियमों के तहत उन्हें 75 लाख रुपए का भुगतान किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जब वो सुना रहे थे तब नंबी नारायण वहीं मौजूद थे। ऐसा माना जाता है कि नंबी नारायण के खिलाफ साजिश नहीं हुई होती तो भारत 15 साल पहले ही स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बना चुका होता।
उस दौर में भारत क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी पाना चाहता था। अमेरिका ने इसे देने से साफ इनकार कर दिया था। रूस से समझौता करने की कोशिश हुई। बातचीत अंतिम चरण में थी, लेकिन अमेरिका के दबाव में रूस मुकर गया। तब नंबी नारायण ने भारत सरकार को भरोसा दिलाया था कि वह अपनी टीम के साथ स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन बनाकर दिखाएंगे। वह अपने मिशन को सही दिशा में लेकर जा रहे थे। तभी अमेरिका के इशारे पर उनके खिलाफ साजिश की गई। मोदी सरकार ने नंबी नारायण को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। देश के महान वैज्ञानिक के साथ हुई साजिश के खिलाफ भाजपा को छोड़कर किसी राजनीतिक दल ने कभी आवाज नहीं उठाई। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने इस मामले में पहले से नंबी नारायण के समर्थक में खुलकर बोलती रही हैं। उन्होंने 2013 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस साजिश के तमाम पहलुओं को उजागर किया था। साल 2019 में भाजपा सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से नवाजा। नंबी नारायण ने कहा था, पद्म भूषण सम्मान से नवाजे जाने की मुझे बहुत खुशी है। मुझे सभी स्वीकार कर रहे हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मुझे निर्दोष बताया, फिर केरल सरकार मेरे पास आई और अब केंद्र सरकार ने भी मुझे स्वीकार कर लिया। नंबी नारायण पर अभी एक फिल्म भी रिलीज हुई है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप इसे सिनेमा घरों में जाएं और इस फिल्म को जरूर देखें और इसे अपना समर्थन दीजिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।